हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है डेवलपमेंट विकास। इस पाठ को संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को समझेंगे। एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यदि देश की विकास दर का जिक्र हो रहा हो तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बढ़ने की रफ्तार से है। जीडीपी एक निर्धारित अवधि में किसी देश में बने सभी उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का जोड़ होता है। आर्थिक मंदी का दूसरा बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत कम कर देते हैं। आर्थिक विकास को समझते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय है कि संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन से। देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि की वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है आर्थिक विकास की समस्या। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। अब बात करेंगे विकास के बारे में। विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई बात किसी व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन जिस किसान की जमीन उस हाईवे में जाती है उसके लिए वह विकास कतई नहीं हो सकता। विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए हम दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां से किसी भी जगह जाने के लिए या बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि उसके गांव तक पक्की सड़क बन जाए और उसके गांव तक छोटी गाड़ियां भी चलने लगे तो उसके लिए यह विकास होगा। एक अन्य व्यक्ति दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बाहरी सीमा पर रहता है। उसे अपने दफ्तर जाने के लिए पहले तो पैदल 1 किलोमीटर चलकर ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाना होता है। उसके बाद ऑटो रिक्शा पर कम से कम 1 घंटे की सवारी के बाद वह मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद मेट्रो में एक घंटा सफर करने के बाद वह अपने ऑफिस पहुंच पाता है। यदि मेट्रो रेल लाइन उसके घर के आसपास पहुंच जाए तो यह उस व्यक्ति के लिए विकास होगा। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह पता चलता है कि विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन नीति निर्धारकों और सरकार को विकास के ऐसे लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंच सके। आय और अन्य लक्ष्य: ज्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, और जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील और निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। विकास की लक्ष्य की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है और तब जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 28,000 रुपये है। अब जानते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से होने वाली आय की
गणना की जाती है। और दूसरा समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब जानते हैं शिशु मृत्यु दर क्या होता है। हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15 है। इससे यह पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। पाठ का दूसरा टॉपिक है पुरुष और महिला का अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि उस देश या राज्य की महिलाओं के खिलाफ कितना खराब माहौल है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं हैं। जन्म के समय संभावित आयु। एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु 67 साल है और महिलाओं की 72। इससे देश में व्याप्त जीवन स्तर का पता चलता है। यदि किसी देश में मूलभूत बेहतर सुविधाएं होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी और लोगों की आय अच्छी होती है तो वहां संभावित आयु भी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में वहां एक औसत वयस्क लंबी जिंदगी जिएगा। साक्षरता दर को समझते हैं। किसी देश या राज्य की साक्षरता दर वहां के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश से प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि यानी हर 1000 पर भी दिखाया जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बीएमआई क्या होता है? शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है। अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। अब समझेंगे आधारभूत संरचना क्या होती है। आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। सड़कें, रेल, विमान और विद्युत उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है। अच्छी आधारभूत संरचना से आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो जाती है, जिससे हर तरफ समृद्धि आती है। और दूसरा है मानव विकास सूचकांक क्या होता है? आय व अन्य कारकों की समेकित सूची। इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इससे देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। यहां समझेंगे विकास के लिए जरूरी लक्ष्यों का मिश्रण। इस लिस्ट में दिए गए अन्य लक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों के द्वारा कई अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस लिस्ट को देखें आप। राज्य, प्रति व्यक्ति आय और शिशु मृत्यु दर, साक्षरता अभियान, कक्षा 1 से 4 तक के नए उपस्थित अनुपात जो 1995-96 में है। पंजाब में 26,000 है प्रति व्यक्ति आय, केरल में है 22,800 और बिहार में है 5700 रुपया। और शिशु मृत्यु दर को देखते हैं 2003 में तो पंजाब में है 49, केरल में है 11 और बिहार में है 60। साक्षरता दर का जब अब देखते हैं, साक्षरता दर 2001 में पंजाब में 70 है, केरल में 91 है और बिहार में 47 है। कक्षा 1 से 4 तक निवल उपस्थित अनुपात
के बारे में बात करेंगे। 1995-96 का जो डाटा है उसके अनुसार पंजाब में 81 है और केरल में 91 और बिहार में 41 है। इस टेबल में दिए गए आंकड़े विकास के कुछ रोचक पहलुओं को दिखाते हैं। ये आंकड़े विकास के अलग अलग पहलुओं के बीच के रिश्तों को दिखाते हैं। पहला है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे। शिशु मृत्यु दर के मामले में केरल की तुलना में पंजाब की स्थिति खराब है। इससे पता चलता है कि केरल की स्वास्थ्य सुविधाएं पंजाब से बेहतर है। केरल और पंजाब में अधिकांश बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन बिहार के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत खराब है। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में केरल सबसे विकसित राज्य है और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर।